हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी टैग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लड़कियों से भरी दो स्कूल बस जंगल के बीच से निकलते हुए हाईवे पर से गुजर रही थी। बस के अंदर सब मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अपने में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मित्सुको था, वो अपनी सीट पर बैठे हुए एक पोयम लिख रही थी। मित्सुको को पोयम लिखते देख उसकी दोस्तों ने उसे नोटबुक बैग में रख के नोटबुक के बाहर की दुनिया जीने के लिए कहा। जैसे ही मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी हवा के एक झोंके ने बस पर अटैक किया, जिससे बस और बस में बैठे सभी स्टूडेंट्स के दो टुकड़े हो गए। मित्सुको ने जैसे ही ऊपर देखा तो बस की छत गायब थी और उसके दोस्तों की बॉडी का अपर हाफ भी गायब था। कुछ ही देर में दूसरा हवा का झोंका आया, जिससे बचने के लिए वो सही वक्त पर नीचे झुक गई। जैसे ही बस रुकी, वो फटाफट बस से उतरी और हाईवे की ओर भागने लगी। उसके आगे 4 लड़कियों का एक ग्रुप जा रहा था। उसने उनमें से एक लड़की को तो बचा लिया, मगर बाकी सबके साथ वही हुआ जो बस वाली लड़कियों के साथ हुआ था। ये दूसरी लड़की कुछ साइकिल वालों को बचाने के चक्कर में मारी गई। मित्सुको फिर से अकेली पड़ चुकी थी। वो जितना तेज भाग सकती थी उतना तेज भागी और एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां पर भी लाशों का ढेर लगा हुआ था। उसने अपने आप को साफ किया और वापस हाईवे पर जाने से पहले अपनी ड्रेस बदल ली। घंटों इधर उधर भटकने के बाद वो एक स्कूल में पहुंच गई और कमाल की बात तो ये है कि जो यूनिफॉर्म उसने पहनी थी वो इस स्कूल की यूनिफॉर्म से मैच कर रही थी। स्कूल की लड़कियां ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मित्सुको को जानती हो। मित्सुको ने जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताया, और वो बताती भी क्या, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड आकी वहां पर आ गई। वे काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर आकी ने उसे बताया कि हम हमेशा से सेम स्कूल में पढ़े हैं। हालांकि ये बात मित्सुको को बिल्कुल याद नहीं थी। जैसे ही हवा का तेज झोंका आया, मित्सुको घबराकर जमीन पर लेट गई, पर इस बार हवा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आकी ने उसे उठाया और अपने साथ स्कूल ले गई। मित्सुको बहुत कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी, पर उसने ये मान लिया कि जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ वो एक बुरा सपना था। जब वे दोनों क्लास में अकेली थी, तब मित्सुको ने आकी को वो सब बताया जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ था, और वो ये बताते बताते काफी इमोशनल हो गई। उसकी मदद करने के लिए आकी उसे खिड़की पर लेकर आई और उसका हाथ बाहर निकालकर ये साबित कर दिया कि हवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हवा के झोंके को अपने हाथ पर महसूस करके मित्सुको के मन को थोड़ी शांति मिली। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। आकी समझ गई कि मित्सुको को किसी तरह की भूलने की बीमारी है, लेकिन उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। इसके बाद ये दोनों क्लास स्किप करके अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर जाते हैं। मित्सुको की दिमागी हालत कुछ घंटे पहले के मुकाबले इस वक्त बिल्कुल उल्टी थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी, या कहो उसने सब कुछ भुला दिया था एक बुरा सपना समझ के। वे लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए नदी किनारे रुक गए। मित्सुको और आकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वे दोनों प्यार में डूबे हुए थे। मित्सुको ने दूसरी लड़कियों को भी अपने सपने के बारे में बताया। उनमें से एक लड़की ने कहा कि हो सकता है तुम आज सुबह किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गई हो। दूसरी लड़की ने मित्सुको की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसे लगा वो बस फेंक रही है। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक सफेद कलर का पिलो जमीन पर पड़ा था। वे लोग उससे खेलने लगे। उस पिलो के पंख हवा में उड़ने लगे। तभी मित्सुको को एक लेस्बियन कपल दिखा जो दूर से इन सबको देख रहा था। मित्सुको को लगा कि ये पिलो उन्हीं का है, लेकिन इससे पहले वो ये पता कर पाती, वो कपल गायब हो गया। उनमें से एक लड़की ने मित्सुको से कहा कि अगर तुम अपनी रियलिटी बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा, जिससे तुम अपने भाग्य को चकमा दे सको। उस लड़की की बात मित्सुको के दिल को छू गई। कुछ देर बाद वे लड़कियां वापस स्कूल आ गई। मित्सुको और आकी क्लासरूम में ही थी जब मित्सुको ने नोटिस किया कि वही सेम पिलो जमीन पर पड़ा है जो उसने जंगल में देखा था। वो जैसे ही उसको उठाने के लिए नीचे झुकी, टीचर बच्चों पर मशीन गन से गोलियां चलाने लगी, क्योंकि बच्चों ने उसकी बात न मानकर क्लास स्किप की थी। इस मास मर्डर में आकी की भी मौत हो जाती है। टीचर मित्सुको को भी शूट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मित्सुको की 2 सहेलियां उसे वहां से ले जाती है। भागते हुए उसकी दोस्तों की भी जान चली गई। उसकी दोस्तों में से एक ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो लड़ने से पीछे मत हटना। मित्सुको और बाकी लड़कियां स्कूल से बाहर भागते हैं। उन पर अभी भी धुआंधार गोलियां बरस रही थी। स्कूल की ज्यादातर लड़कियां मारी जा चुकी थी, पर कैसे न कैसे करके 5 लड़कियां वहां से भागने में कामयाब रही।
अचानक हवा के झोंके ने बाकी लड़कियों को मार गिराया। अब मित्सुको फिर से अकेली पड़ गई थी। मरने से पहले एक लड़की ने उससे कहा था कि अब ये सब तुम पर ही निर्भर करता है। हवा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। कुछ देर भागने के बाद वो एक टाउन में पहुंच गई जहां पर काफी भीड़ होती है। मित्सुको सबको साइड करते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंची। वहां उसे एक लेडी ऑफिसर मिलती है। मित्सुको कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो बस एक तरफ इशारा किए जा रही थी, जिस वजह से पुलिस वाली को लगा कि ये पागल हो गई है। लेडी ऑफिसर ने उसे कीको कहकर पुकारा। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो वो हैरान रह गई। उसका फेस पूरी तरह से बदल गया था। पुलिस ऑफिसर कीको की फ्रेंड होती है, जो बहुत एक्साइटेड थी उसकी शादी को लेकर, जो कि कुछ ही घंटों में होने वाली थी। कीको, जो कि कुछ देर पहले मित्सुको थी, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो भी उसके साथ हो रहा था वो सबको होने दे रही थी। वो एक कार में बैठ गई चर्च जाने के लिए, जहां उसकी शादी होने वाली थी। आज का दिन उसके लिए एक सपने जैसा था, एक बुरा सपना जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी सारी लेडीज उसकी कार को फॉलो करती है जैसे कीको कोई सेलिब्रिटी हो, और वे सब कीको की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। चर्च में बहुत सारी लेडीज उसका स्वागत करती है। चेंजिंग रूम में उसे आकी मिलती है, जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आकी से पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आकी ने धीरे से कहा कि अभी कुछ देर शांत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। आकी कुछ ऐसा जानती थी जो कीको को नहीं पता था। इसके बाद कीको को ब्राइड के कपड़े पहनाए गए। इसी बीच कुछ लड़कियां ग्रूम के बारे में बात करने लगी कि वो कितना सुंदर है। कीको ने ये बात सुन ली। वो चाहकर भी किसी आदमी से प्यार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो आकी से प्यार करती थी। आकी उसके चेहरे से उसकी मन की बात समझ गई और उसने प्राइवेसी के लिए बाकी लड़कियों को बाहर भेज दिया। जब वे दोनों अकेली थी तो आकी ने कीको को उसके असली नाम से बुलाया और उसे वैसे ही करने के लिए कहा जैसे वो कहती है। कीको को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो आकी पर पूरा विश्वास करती थी। कीको के तैयार होने के बाद कुछ लड़कियां उसे चर्च में बुलाने के लिए आई। आकी ने उन पर हमला कर दिया और उन सबको मार गिराया, सिर्फ इसलिए ताकि कीको भी लड़ना सीख सके। चर्च में भेजने से पहले आकी ने उसे एक टूटी हुई बोतल दी और उन सभी को मारने के लिए कहा जो कोई भी उसके साथ कुछ गलत करे। अब कीको चर्च पहुंच गई। उसके हाथ में फूलों की जगह एक टूटी हुई बोतल थी। सभी मेहमान ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। दूसरी तरफ एक कॉफिन रखा हुआ था जिसके अंदर कीको का ग्रूम होता है। अचानक सभी लड़कियां अजीब बर्ताव करने लगी। वे सब अपने कपड़े उतारने लगी और कीको को कॉफिन की तरफ धकेलने लगी। जब उसने कॉफिन को खोला तो उसे पता चला कि उसका होने वाला पति एक भयानक क्रिएचर है, जिसकी बॉडी पर एक सुअर का चेहरा लगा हुआ था। वहां मौजूद भीड़ ने कीको को उसे किस करने के लिए मजबूर किया, पर किस करने के बजाय उसने बोतल का इस्तेमाल करके ग्रूम पर हमला कर दिया। गुस्से में उसने आसपास की लड़कियों को भी मार दिया। आकी उसे बचाने के लिए सही वक्त पर आ गई, पर स्कूल टीचर्स ने उन्हें बाहर जाने से रोक लिया। वे दोनों टीचर्स से लड़कर वहां से भाग जाती है। आकी ने टीचर्स का ध्यान भटकाया, जिससे कीको वहां से भागने में कामयाब रही। वो भागती रही जब तक ट्रैक सूट पहनी हुई एक लड़की ने उसे रोक नहीं लिया। उस लड़की ने कीकू को इजुमी कहकर पुकारा और उसे मैराथन में भागने के लिए कहा। जब कीकू ने खुद को शीशे में देखा तो वो पूरी तरीके से चौंक गई। वो फिर से कोई और बन चुकी थी। अब उसका नाम इजुमी था और वो एक स्टार मैराथन रनर थी, जिसे लोग काफी पसंद करते थे। बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी आए हुए थे। इजुमी की दोस्त ने बताया कि वो मिडिल स्कूल से ही एक अच्छी रनर थी। इजुमी को इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था और ना ही अब वो ये सब जानना चाहती थी। जल्दी उसे ये सब अच्छा लगने लगा और उसे स्कूल वाली अपनी दोस्त भी दिखने लगी। तभी पिग ग्रूम और टीचर्स उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। उसकी दोस्तों ने उसे हिम्मत रखने के लिए कहा और उसे बताया कि तुम ही इस दुनिया से बाहर निकल सकती हो। इजुमी जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागी और एक गुफा के पास पहुंच गई। एक स्कूल की लड़की ने उसे ढूंढ लिया और एक जगह पर ले गई जहां बहुत सारी लड़कियां अपने बाल चेहरे की तरफ करके खड़ी थी। इस लड़की ने इजुमी को मारने की कोशिश की, वो भी ये कहते हुए कि अगर वो नहीं मरी तो बाकी सबको मरना पड़ेगा। वो तो आकी ने सही वक्त पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया और उसे अपना असली नाम याद करने के लिए कहा। जैसे ही इजुमी ने चिल्लाकर कहा कि मैं मित्सुको हूँ, वो अपने असली रूप में वापस आ गई। इस दुनिया से निकलने के लिए मित्सुको को अपनी गर्लफ्रेंड आकी की रिस्ट से निकल रही वायर्स को खींचना था। ऐसा करने पर आकी के 2 टुकड़े हो जाएंगे,
मित्सुको उस इंसान को बिल्कुल चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आकी के बार बार कहने पर उसने वायर्स को खींच दिया। एज अ रिजल्ट आकी के 2 टुकड़े हो गए और मित्सुको रियल वर्ल्ड में पहुंच गई। वो एक रेस्टोरेंट में आ गई जहां पर मूवी में पहली बार मेल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद वो कुछ अजीब किस्म के आदमियों को देखती है जो उसका पोस्टर देख रहे थे। उस पोस्टर में इजुमी और कीको भी थी। दरअसल ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। मित्सुको आदमियों की दुनिया में आ गई थी जहां पर सिर्फ आदमी ही थे जो एक वॉयलेंट 3D सर्वाइवल गेम खेलकर अपना टाइम पास करते थे। इस गेम का नाम था टैग। इस गेम के अंदर सिर्फ मित्सुको, कीको और इजुमी को कंट्रोल किया जा सकता था। एक लड़के ने मित्सुको को पहचान लिया और उसे बताया कि वो फ्यूचर में है। मित्सुको ये सुनकर बेहोश हो गई और जब उसको होश आया तो वो एक गुफा जैसी जगह में थी जहां पर गेम के सभी कैरेक्टर्स के डमीज को शोकेस किया गया था। वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो अपने टीवी पर वही गेम खेल रहा होता है। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम 150 साल फ्यूचर में आ गई हो। उसने कहा कि जब तुम हाई स्कूल में थी तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हारा और तुम्हारी दोस्तों का DNA लेकर एक 3D गेम बनाया सिर्फ आदमियों के मनोरंजन के लिए। उस बूढ़े आदमी की यंगर सेल्फ वहां पर आ गई और उसने अपने कपड़े उतार दिए। उसने मित्सुको को बेड पर आने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने बताया कि गेम का फाइनल पार्ट है मेरे अंदर की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद ही मिलेगी। वो लड़का उसको छूने वाला होता है। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आ गई जिसने कहा था कि चीज़ों को बदलने के लिए कुछ अलग करना होता है। मित्सुको ने अपनी दोस्त की एडवाइस मानी और उस लड़के पर हमला करते हुए चिल्लाने लगी कि लड़कियों के साथ खिलौने की तरह खेलना बंद कर दो। उसने एक पिलो फाड़ दिया जिसके पंख उसके गुस्से की वजह से सफ़ेद से लाल हो गए। आखिर में उसने खुद को ख़त्म कर लिया। ये कभी भी गेम का पार्ट नहीं था, इसलिए इसी पॉइंट पर ये गेम रुक जाता है। लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मित्सुको एक अलग दुनिया में चली गई जहां वो बिल्कुल अकेली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसे वापस गेम में कैद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कई जगह पर यह मूवी अजीब लगती है, बिल्कुल अनलॉजिकल, लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो यहाँ पर मित्सुको की होमोसेक्सुअलिटी को एक मेटाफर की तरह दिखाया गया है। और मित्सुको जैसी लड़की के लिए जापान में जीना कितना मुश्किल है ये भी हमें इस कहानी से पता चलता है। तीनों लड़कियां मूवी में अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्ट्रगल करती रहती है। जहां कीको की शादी ऐसे इंसान से हो रही है जिसे वो प्यार भी नहीं करती, इसलिए वो उसे एक भयानक जानवर के रूप में देखती है जो उससे सिर्फ एक ही चीज चाहता है। इजुमी एक टैलेंटेड लड़की है लेकिन उसके पीछे पिगी मैन भाग रहा होता है। ये एक तरीके से पैट्रियार्की को दर्शाता है जो लड़कियों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मित्सुको के लिए एक लाइक तो बनता है।